Good morning, class. I, Dr. Ramandi, welcome you all, and again, welcome back to my channel. Students, today we will be discussing dividend policy theories, and there are three theories for the dividend policy. Out of these three theories, we will be discussing the very first theory, that is Walter's model. वाल्टर ने एक थ्योरी दी है कि डिविडेंड का और फर्म की वैल्यू का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, तो उसके लिए हम ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। तीन थ्योरी जो मैंने आपको बताई हैं, उसमें सबसे पहली थ्योरी है वाल्टर की थ्योरी, उसके बाद है गॉर्डन की थ्योरी, और लास्ट में है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, MM अप्रोच। तो ये जो दो मॉडल हैं, ये दोनों रेलेवेंट मॉडल हैं, इनको रेलेवेंट थ्योरी भी बोलते हैं। रेलेवेंट किस चक्कर में कि ये बताते हैं कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इट मींस डिविडेंड और फर्म की वैल्यू आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप डिविडेंड देते हो तो फर्म की वैल्यू बढ़ती है, डिविडेंड नहीं देते तो फर्म की वैल्यू कम होती है। MM अप्रोच जो है वो इररेलेवेंट अप्रोच है। वो कहती है कि डिविडेंड का और फर्म की वैल्यूएशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप डिविडेंड दो चाहे ना दो, शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहेगी। तो हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड का सिग्निफिकेंस क्या है, और अल्टीमेटली हम लोग वाल्टर मॉडल को डिटेल में स्टडी करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और देयर आर चांसेस कि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, डिविडेंड की थ्योरीज डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लें कि डिविडेंड पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग क्या है, कि आप क्या डिसीजन लेते हो कि आपका कितना प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे जाएगा और कितना प्रॉफिट आप रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखोगे। सो द डिसीजन that how much profit should be distributed among the shareholders as dividend, or how much profit should be retained in the business as retained earning is known as dividend policy. तो आप क्या अप्रोच लेके चलते हो, आपकी पॉलिसी क्या है, आपने क्या डिसीजन लेते हो आप, क्योंकि हर साल तो आप अपना डिसीजन बदलोगे नहीं। तो आपकी अप्रोच क्या है कि डिविडेंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, अगर दिया जाए तो कितना डिविडेंड दिया जाए, अगर डिविडेंड देना है तो कब देना है। तो इन सब बातों का आप डिसीजन लेते हो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। अब ये बात करते हैं कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आप कोई भी डिसीजन लेते हो FM के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ये आप लोगों ने पढ़ा है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी डिविडेंड के तौर पे, अगर आप उसको डिविडेंड देते हो या उसको डिविडेंड नहीं देते हो, तो दो डिसीजन आप ले सकते हो। अब शेयर होल्डर की जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो डिविडेंड और एक कैपिटल गेन। डिविडेंड जो आपको आज मिल रहा है, कैपिटल गेन क्या होता है, जो आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। मान लो आपने 100 रुपए का शेयर लिया था, 2 साल बाद उसको आप अगर 250 रुपए का मार्केट प्राइस हो गया है, तो 150 रुपए आपको क्या हो गया, कैपिटल गेन। तो अब कंपनी जो डिसीजन लेती है उसके बेस पे उसकी मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो फिर उसको कैपिटल गेन नहीं होगा। अगर आज मान लो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, कंपनी पैसे अपने पास रखती है, उन पैसों को कंपनी इन्वेस्ट करती है, उससे फर्म की ग्रोथ होती है और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर शेयर होल्डर को कैपिटल गेन होता है। तो या तो वो डिविडेंड ले ले या कैपिटल गेन ले ले। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको डिविडेंड चाहिए, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको डिविडेंड से मतलब नहीं होता, उनको कैपिटल गेन से मतलब होता है। उन्होंने शेयर की मार्केट वैल्यू देखनी होती है मार्केट के अंदर, और जैसी वैल्यू बढ़ी वो उसको बेच देते हैं। वैसे भी अगर आप देखो तो डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। मान लो एक कंपनी का शेयर है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू कह लो, मार्केट में वो 1000 रुपए का चल रहा है, मार्केट वैल्यू उसकी 1000 रुपए है, तो शेयर के ऊपर डिविडेंड तो 10 रुपए के ऊपर मिलेगा ना। मान लो 2 रुपए डिविडेंड दे दिया आपको, तो 2 रुपए के लिए कौन इन्वेस्ट कर रहा है,
ज्यादातर लोग किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाए, ताकि उसको अच्छा प्राइस मिल जाए और कैपिटल गेन अच्छा हो। तो इसका मतलब डिविडेंड पॉलिसी के अंदर दो चीजें हमें देखनी होती है, या तो आज डिविडेंड दे दें, अगर आप डिविडेंड आज नहीं दे रहे तो फिर उनको आगे आने वाले फ्यूचर में कैपिटल गेन आपको होगी। अब डिविडेंड देते टाइम दो टर्म्स आएंगी, एक होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो और एक टर्म आएगी रिटेंशन रेशियो। बहुत ही सिंपल है। पे आउट रेशियो का मतलब क्या है कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हो अपनी अर्निंग का, आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसका कितना परसेंटेज आप दे रहे हो। मान लो ये 40% है, तो अगर आपको 100 रुपए अर्निंग हुई है तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 40% है तो कितना डिविडेंड दोगे आप, 40 रुपए। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, रिटेंशन रेशियो को हम बीवी बोल देते हैं। रिटेंशन रेशियो होता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि आपने कितना डिविडेंड दे दिया उसको अगर 1 में से माइनस कर दोगे तो कितना परसेंट रह गया रिटेंशन रेशियो, 60%। बहुत ही सिंपल है। जो कंपनी अपने पास रखती है उस रेशियो को हम बोलते हैं 60% रेशियो एज रिटेनिंग। जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उस रेशियो को हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब बात आती है कि कंपनी को डिविडेंड देने से या ना देने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कंपनी दो चीजें कर सकती है, या तो हाई डिविडेंड पॉलिसी रखे, हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी, मतलब कि हम डिविडेंड ज्यादा देते हैं। अब जब आपका डिविडेंड हाई होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। डिविडेंड जब आपका हाई होगा इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, जिसको हम कौन सा डिविडेंड बोलते हैं, करंट डिविडेंड। हर साल उसको डिविडेंड मिलता रहेगा। और कंपनी के पास अर्निंग क्या होगी, लो रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि कंपनी के पास अर्निंग लो होगी। अब जब आप डिविडेंड ज्यादा देते हो तो कंपनी के पास कैश की कमी हो जाती है। डिविडेंड ज्यादा देने से एक मैसेज और जाता है शेयर होल्डर के बीच में कि कंपनी के पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए कंपनी क्या कर रही है, सारे का सारा डिविडेंड दे रही है। तो ज्यादा डिविडेंड देने से क्या होता है, फर्म के पास कुछ ग्रो करने को तो है नहीं, तो ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, स्लो ग्रोथ। ज्यादा डिविडेंड देने से एक चीज और होती है, मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि कंपनी के पास ग्रोथ करने को कुछ नहीं है, कंपनी के पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं, इसलिए जो भी कंपनी ने कमाया सारे का सारा बांट दिया। तो इससे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी कम होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम होती है, कंपनी की ग्रोथ स्लो होती है और अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू भी कम होती है। दूसरा अगर पॉइंट आप लेके चलो, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप लो डिविडेंड पॉलिसी रखते, आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो लो है, इसका मतलब मान लो आप 10% डिविडेंड देते हो, बस 90% अपने पास रखते हो किस फॉर्म में, रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म। तो लो डिविडेंड देने से क्या होता है, एक तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम मिलता है, करंट डिविडेंड उनका कम हो गया, बट इससे मार्केट में एक मैसेज आता है कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, इसीलिए तो फर्म ने सारा पैसा रख लिया, क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लान है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी मार्केट मिल गई उनको नई, उनको पैसे चाहिए थे, इसलिए 90% प्रॉफिट अपने पास रख लिया। इसको क्या करेगी, इन्वेस्ट कर देगी बिजनेस के अंदर। उससे इन्वेस्ट करने से क्या होगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक उम्मीद होती है कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो करेगी, ग्रो करने से कैपिटल गेन बढ़ेगा, ग्रोथ कंपनी की तेज होती है, फास्ट ग्रोथ। तो कम डिविडेंड देने से फास्ट ग्रोथ का सिग्नल जाता है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, नई मार्केट में जा रही है, नया प्रोजेक्ट लगा रही है, नया प्रोडक्ट लगा रही है। शेयर होल्डर को यह भरोसा होता है कि चलो आज तो डिविडेंड नहीं दिया, पर आने वाले 2-3 सालों में कंपनी अच्छा जब ग्रो कर लेगी, एक बड़ी कंपनी बन जाएगी, नई नई मार्केट के अंदर घुस रही है, इंटरनेशनल कंपनी बन रही है, तो आज जो शेयर 100 रुपए का चल रहा है, हो सकता है आने वाले सालों में वो 1000 रुपए का हो जाए। तो उन्होंने बेचारों ने डिविडेंड छोड़ दिया, डिविडेंड के चक्कर में, डिविडेंड छोड़ने के पीछे उनका फायदा क्या है, कैपिटल गेन। तो लो डिविडेंड पॉलिसी से यह फर्क पड़ता है और हायर डिविडेंड पॉलिसी का फर्क मैंने आपको बता दिया। तो जब आप डिविडेंड देते हो उससे आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। अब कैश जो है आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपको देखिए अब तीनों जो डिसीजन है ना वो आपस में रिलेटेड है।
3 डिसीजन मैंने आपको बताए थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। देखिए डिविडेंड डिसीजन में आप क्या डिसाइड करते हो कि हम डिविडेंड देंगे। डिविडेंड दोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, कैश बाहर जा रहा है। कैश का अगर आउटफ्लो हो रहा है, कैश की कमी हो गई, कैश आपको किस लिए चाहिए था? फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको कैश ही चाहिए होता है ना। ये आपको अब कहां से पैसा लेना है मशीन को खरीदने के लिए, वो कैश भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और फाइनेंसिंग डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। तो अल्टीमेटली डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपस में रिलेटेड है। डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कैसे? डिविडेंड डिसीजन में आपको देना होता है डिविडेंड, या तो दें या ना दें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या देखते हो कि फर्म को कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितनी अर्निंग होने वाली है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम देखते हो कि कौन कौन सी मशीन्स को लेना है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, गुड अपॉर्चुनिटी, और जिस पे रिटर्न अच्छी आने वाली है, तो फिर आप क्या करोगे? डिविडेंड नहीं दोगे, सारे का सारा रिटेन अर्निंग अपने पास रख लोगे। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे? सारे का सारा डिविडेंड दे दोगे, रिटेन अर्निंग बिल्कुल भी नहीं रखोगे। तो डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपस में इंटरलिंक्ड है। किसके थ्रू? फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू। तो इसलिए डिविडेंड पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फर्म की वैल्यू डिपेंड करती है, मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है, शेयर होल्डर्स आपके खुश हैं या नहीं है वो भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंडेंट है। तो बातें सारी हो गई हैं, थोड़ा रिटर्न में देख लो। ऑब्जेक्टिव होता है डिविडेंड पॉलिसी का टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स रिटर्न। डिविडेंड पॉलिसी में आपने देखा कि डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? डिविडेंड के ऊपर और कैपिटल गेन के ऊपर। डिविडेंड देते हो तो डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। डिविडेंड नहीं देते हो तो कैपिटल गेन होगा। कंपनी दो में से कोई एक पॉलिसी अपना सकती है, हाई पे आउट पॉलिसी और लो पे आउट पॉलिसी। हाई पे आउट पॉलिसी रखोगे, डिविडेंड ज्यादा दोगे तो फर्म की ग्रोथ कम होगी, कैपिटल गेन कम होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर घट सकती है। कम डिविडेंड दोगे, शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन के चक्कर में रहेंगे, उनको ये भी सिग्नल जाता है कि फर्म ग्रो कर रही है, इससे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ता है। अब बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज की। हमने बात की थी कि डिविडेंड देने से वैल्यू बढ़ती है, डिविडेंड देने से शेयर होल्डर्स खुश रहते हैं। तो क्या वास्तव में ही डिविडेंड पॉलिसी का और फर्म की वैल्यू का आपस में कोई रिलेशन है? या यूं कह लो कि वेदर द वैल्यू ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में चेंज करने का क्या मतलब है कि मान लो आप 20% डिविडेंड दे रहे थे, तो क्या अगर हम 80% डिविडेंड देने लग जाएं तो क्या इस चेंज होने से फर्म की वैल्यू पे कोई चेंज पड़ता है? फर्म की वैल्यू में कोई चेंजेस आते हैं? तो इस बात को लेकर के, इस रिलेशन को चेक करने के लिए अलग अलग थ्योरीज प्रोपाउंडेड की हैं। इन थ्योरीज को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं बेटा। पहली थ्योरी जो कि रेलेवेंस थ्योरी है कि डिविडेंड डिसीजन का रेलेवेंस होता है, डिविडेंड देने से फर्म की मार्केट वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये दो थ्योरीज है बेटा, पहली है वॉल्टर की थ्योरी, दूसरी है गॉर्डन। वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, इनको याद रखना। वॉल्टर भी कहता है और गॉर्डन भी कहता है एक ही बात कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है, डिविडेंड देना चाहिए। दूसरी जो थ्योरी है उनको हमने अलग से डिवाइड किया है, उसको हम बोलते हैं इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन, कि आप चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो, इससे फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो थ्योरी है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। अगर आपको याद हो, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी की थी, उसमें भी मोदी गिलानी ने यही बात बोली थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमएम अप्रोच, जो दोनों अप्रोचेज हैं, वो कभी भी कोई रिलेशन नहीं मानती। तो हमने याद रखना है वाल्टर और गॉर्डन एक ही बात कहते हैं, मोदी गिलानी मिलर क्या कहता है कि फर्म के डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन थ्योरीज को हम इस तरह से चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। डिविडेंड थ्योरीज को हम टू पार्ट में बांट सकते हैं, रेलेवेंस थ्योरी और इररेलेवेंस थ्योरी।
रेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है कि डिविडेंड डिसीजन जो है वो रेलेवेंट होता है क्योंकि ये फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो इसमें दो थ्योरीज हैं, वाल्टर का मॉडल और गॉर्डन का मॉडल। इररेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है कि डिविडेंड डिसीजन का फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड डिसीजन जो है वो इररेलेवेंट है। ये कौन कहता है? मोदी, गिलानी एंड मिलर मॉडल। तो कुल मिला के हमारे पास तीन मॉडल हैं, वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और मोदी, गिलानी, मिलर मॉडल। मोदी, गिलानी, मिलर कहता है कि डिविडेंड का कोई रेलेवेंस नहीं है फर्म की वैल्यू के ऊपर। वाल्टर और गॉर्डन कहते हैं कि डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू बढ़ती है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वाल्टर मॉडल कि उसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं, कैसे वो प्रूव करता है और वो क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले वाल्टर मॉडल हम कहते हैं। वाल्टर मॉडल क्या कहता है? वाल्टर का सिंपली ये कहना है कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड पॉलिसी जो आपकी है कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, कितना प्रॉफिट अपने पास रखते हो एज ए रिटेन्ड अर्निंग और कितना डिविडेंड देते हो। तो डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की वैल्यू के साथ रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप इसने कैसे बनाया है? वो रिलेशनशिप इसने इस तरह से बनाया है, वो ये कहता है कि फर्म का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है और फर्म का जो डिविडेंड डिसीजन होता है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो वेरी स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं कि वाल्टर किस चीज को लेके चलता है। वाल्टर कहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फर्म का डिविडेंड डिसीजन आपस में लिंक्ड है। डिविडेंड देना या नहीं देना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है, कि आप जहां फर्म कहां इन्वेस्ट करना चाहती है, फर्म जहां इन्वेस्ट कर रही है वहां रिटर्न कितनी आने वाली है, इस बात पर डिपेंड करता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर आपको याद हो, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं इसको, देखिए वाल्टर मॉडल सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। वाल्टर क्या कहता है? वाल्टर कहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन आपस में लिंक्ड है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लेते थे कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में हम क्या करते थे कि हमें कौन सी एसेट लेनी है, मान लो ए बी सी तीन मशीनरी है या तीन प्रोजेक्ट है, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट लेना है ये किस बात पर डिपेंड करता है। कुछ हमने इसके तरीके अपनाए थे, IRR ले लो, NPV ले लो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ले लो। ये मेथड थे हमारे तीन मॉडर्न मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो ये A, B और C में से कौन सा आपने प्रोजेक्ट लेना है ये डिपेंड करता है कि इन तीनों में से रिटर्न सबसे ज्यादा किस पे आ रही है। इसके ऊपर हाईएस्ट रिटर्न आएगी वो हम उसको ले लेंगे। यही बात थी ना। NPV में हमने देखा था, NPV में जिसकी NPV हाईएस्ट आती है उसको हम लेते थे। IRR में हमने देखा था जिसकी IRR सबसे ज्यादा आती है उसको हम लेते थे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या देखते हो कि रिटर्न कितनी आने वाली है, जिसकी रिटर्न सबसे ज्यादा उसी को हम सिलेक्ट करते थे। यही बात वाल्टर कह रहा है। वाल्टर कह रहा है कि डिविडेंड डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। कैसे, वो अभी ये बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वाल्टर ने सीधी बात बता दी कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो अफेक्ट करती है फर्म की वैल्यू को। कैसे इफेक्ट करती है? उसने बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फर्म का डिविडेंड डिसीजन दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। इन दोनों के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड देना है या नहीं देना। तो वो मेन प्रोपोजिशन क्या है उसकी, मेन उसका आइडिया क्या है? उसका आइडिया ये है कि फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न है, फर्म जो इन्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर क्या रिटर्न आ रही है, दैट इज R, और फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इन दोनों के रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि डिविडेंड दें या ना दें। मैंने आपको पहले बताया कि R कौन सा डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको R का पता लगता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है आपकी, शेयर होल्डर्स कितना आपसे मांग रहे हैं, शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना। कि शेयर होल्डर्स आपसे 12% मांग रहे हैं तो इसका मतलब शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, 12%। तो इस मॉडल की खास बात क्या है, ये मॉडल रिलेशनशिप बताता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में और डिविडेंड डिसीजन में।
या यूं कह लो कि ये मॉडल जो है वो दो फैक्टर को लेके चलता है, एक तो फर्म की रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए इस मॉडल को समझते हैं, इस मॉडल की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि राइटर ऐसा क्यों कह रहा है। बहुत ही अच्छा इसका विचार है। देखिए वाल्टर क्या कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है ना, वो अगर आपने डिसाइड करनी है कि कितना डिविडेंड दें, डिविडेंड पॉलिसी में बेटा हम यही डिसाइड करते हैं ना कि कितना डिविडेंड दें और कितना रिटेन अर्निंग रखें। यही तो डिविडेंड पॉलिसी है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट डिविडेंड दें, प्रॉफिट का कितना पार्ट रिटेन अर्निंग रखें। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है इन्वेस्टमेंट की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है? फर्म की रिटर्न कितनी आने वाली है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपने कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, फर्म के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, मान लो दो प्रोजेक्ट आए फर्म के पास ए और बी, इनमें से किसी एक को फर्म सिलेक्ट करना चाहती है। इसके लिए हमने कौन सी टेक्निक लगाई होगी? कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन हमने टेक्निक लगाई होगी। तो इससे हमें आर पता लग जाएगी। मान लो ए की आर आ गई 20% और बी की रिटर्न आ गई 24%, तो हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने बी इन्वेस्टमेंट की, बी इन्वेस्टमेंट पे फर्म को कितनी रिटर्न आने के चांसेस हैं? रिटर्न आ गई 24%। इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब आपको पता ही है, इक्विटी कैपिटल का, कि शेयर होल्डर्स ने आपको कितने कॉस्ट के ऊपर पैसा दिया है। मान लो वो रिटर्न आ गई आपकी 16%। शेयर होल्डर्स की जो कॉस्ट आई है वो 16% आई है। इसका मतलब शेयर होल्डर्स कितना पैसा चाह रहे हैं? 16%। अगर आप उनको 16% दे रहे हो तो वो राजी हैं, और उन्होंने भी सारी जगहों पे कंपैरिजन करके फाइनली आपकी फर्म में पैसा लगाया होगा। ठीक है जी, अब आपको दो चीजें पता लग गई। अब वोल्टर क्या कहता है? वोल्टर कहता है कि डिविडेंड डिसीजन जो आपने लेना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी आर कितनी है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। अब यहाँ पे आर क्या है कि फर्म कितना कमा सकती है, फर्म्स रिटर्न। अगर फर्म किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाती है तो उसको कितनी रिटर्न मिलने वाली है। अब देखो राइटर सीधा ये कहना चाहते हैं कि अगर फर्म की आर जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, इफ आर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब फर्म जो कमा रही है, फर्म की जो रिटर्न आने वाली है, अगर वो शेयर होल्डर्स की रिटर्न से ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 16%, फर्म कितना कमा रही है? 24%। तो इसका मतलब फिर कंपनी को क्या करना चाहिए? सारे का सारा डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं देना चाहिए, सारे का सारा प्रॉफिट क्या करना चाहिए? अपने पास रख लेना चाहिए एज ए रिटेन्ड अर्निंग। क्यों? क्योंकि फर्म के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर रिटर्न कितनी आएगी? 24%। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए, इतनी अगर आपको आर कमानी है तो आपको पैसे चाहिए। वो पैसे कहां से आएंगे? ये जो प्रॉफिट आपने रिटेन अर्निंग के रूप में रखा है, यहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि आपको फिर डिविडेंड क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि देखो अगर आप डिविडेंड देते हो तो ये डिविडेंड किन के पास जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड दे दिया, शेयर होल्डर्स कहां इन्वेस्ट करेंगे? बाहर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या वापस आपकी फर्म में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब शेयर होल्डर्स ने आपके शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है और उनको 16% मिल रहे हैं, तो उन्होंने कोई सोच समझ के इन्वेस्ट किया है ना। उनको पता लग गया भी यहाँ बेस्ट मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब शेयर होल्डर 16% चाहते हैं। और अगर जो डिविडेंड आपने शेयर होल्डर को दे दिया तो वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16% रिटर्न देगा। हम तो यही मान के चलेंगे ना। तो आप जो कमाते हो, कंपनी जो कमा रही है वो है 24%, शेयर होल्डर जो कमा रहे हैं वो है 16%। तो फायदा किसमें हुआ? दोबारा देखो, फर्म के पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से पहले फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ है, फर्म के पास दो ऑप्शन है, या तो सारे का सारा डिविडेंड दे दे या सारे का सारा रिटेन अर्निंग रख ले। दो ही ऑप्शन है बस।
या तो सारे का सारा 100% डिविडेंड दे दो, या सारे का सारा अपने पास रख लो। कौन सा डिसीजन लेना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्म को इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी रिटर्न होने वाली है, जिसको हम बोलते हैं आर। हमने पता किया कि अगर हम इस इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमें रिटर्न आ जाएगी 20%। ठीक है जी, 20% रिटर्न आ जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये भी चेक कर लिया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पता लग गया 14% आई है हमारी। तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए? अब देखो, अगर सारे का सारा हम डिविडेंड दे देते हैं, 100 का 100% आपने डिविडेंड दे दिया, किसको? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को 100% डिविडेंड दे दिया। इसका मतलब आपने क्या किया? इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, क्योंकि सारे का सारा पैसा तो आपने इनको दे दिया, पैसा तो बचा ही नहीं हमारे पास। अब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे इस पैसे का? इस डिविडेंड का शेयर होल्डर क्या करेंगे? वो मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करेंगे और क्या करेंगे? बैंक में जमा कराएंगे, या तो बैंक में देंगे। बैंक आपको देगा 5% रिटर्न। फिर आप डिबेंचर में लगाओगे, डिबेंचर आपको देगा 7 या 8% रिटर्न। फिर आप किसी और शेयर के अंदर लगाओगे। जब आपने इसी कंपनी के शेयर में लगा रखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप इस कंपनी से संतुष्ट हो, तभी तो आपने ये शेयर खरीद रखे हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम ये मान के चलेंगे कि ये जो डिविडेंड आपने दिया है इसके ऊपर शेयर होल्डर कितना पैसा कमाएंगे? 14%। और अगर सोचो, आपको पता लग जाए कि फर्म को पता है कि हम कमा सकते हैं 20%, शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड दे दें वो कितना कमाएगा? 14%। तो फायदा किसमें है? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का फायदा है कि वो सारे का सारा पैसा कंपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा दे, क्योंकि इससे क्या होगा? 20% रिटर्न आने वाली है। शेयर होल्डर को रिटर्न कितनी आ रही थी? 14%। तो ये जो 6% ज्यादा रिटर्न आ रही है फर्म को, ज्यादा अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्म के पास कोई ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर रिटर्न आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा, तो फर्म को सारे का सारा क्या करना चाहिए? रिटेन्ड अर्निंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना कि फर्म कमा रही है। अगर आपका आर इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो क्या डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए? 100% रिटेन अर्निंग होना चाहिए, 0% डिविडेंड। अब दूसरी बात देखो, अगर आर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि फर्म जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है फर्म के पास, उसमें अगर फर्म इन्वेस्ट करना चाहती है तो फर्म उस पर कमाएगी 10%। फर्म 10% कमाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14%। तो इस केस में अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, अगर कंपनी मान लो कोई डिविडेंड नहीं देती, सारे का सारा किस में लगा देती है? प्रोजेक्ट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा देगी, सारे का सारा डिविडेंड ना दे करके सारे का सारा इन्वेस्टमेंट में लगा दे, कितनी रिटर्न आएगी? 10%। अगर वो सारे का सारा प्रॉफिट आपने डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को दिया होता, वो कितना कमाते? 14%। इसका मतलब शेयर होल्डर्स ज्यादा कमा सकते हैं फर्म के रिटर्न से ज्यादा। तो इस केस में शेयर होल्डर को हमें क्या देना चाहिए? टोटल का टोटल क्या कर देना चाहिए? डिविडेंड दे देना चाहिए। कंपनी को अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी कमाएगी 10%, शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं 14%। या यूं कह लो, कंपनी आपको वादा कर रही है 10% का, शेयर होल्डर्स मांग रहे हैं 14%। तो ज्यादा कौन मांग रहा है? शेयर होल्डर। तो आप शेयर होल्डर को दे दो ना वो पैसा, वो अपना इन्वेस्ट कर लेगा कहीं भी। कंपनी के पास ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है कि 10% रिटर्न ही आएगी। शेयर होल्डर कह रहे हैं कि आप हमें ये पैसा दे दो, हम इसमें पैसा लगा देंगे कहीं और अपना, उस पर हमें कम से कम 14% रिटर्न आने वाली है। तो 4% का फर्क है ना। तो अगर आपको आर आपका लेस देन के ही है, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, इफ कंपनी की रिटर्न जो है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो क्या डिसीजन होना चाहिए? बेस्ट, 0 डिविडेंड, 100% रिटेन अर्निंग। क्यों? क्योंकि कंपनी सारा पैसा अपने पास रख लेगी, रिटर्न ज्यादा आएगी, शेयर होल्डर को इतनी रिटर्न मिलेगी नहीं, वो आगे वेट कर लेंगे, कैपिटल गेन हो जाएगा, उनको फ्यूचर में रिटर्न मिल जाएगी डिविडेंड के तौर पे। अगर आपका आर है लेस देन के, तो क्या डिसीजन होना चाहिए कंपनी का? 100% डिविडेंड देना चाहिए कंपनी को। इस सारे का सारा डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दो,
वो अपना ज्यादा कमा लेंगे, कंपनी ज्यादा नहीं कमा पा रही। अगर आर है इक्वल टू के, भी फर्म के पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, फर्म कमा सकती है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 10% है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म को दे दोगे, फर्म 10% कमाएगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दोगे, शेयर होल्डर 10% कमाएंगे, तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो उस टाइम कुछ भी डिविडेंड डिसीजन दे दो, 20% दे दो, 30% दे दो, कोई भी डिविडेंड डिसीजन ले लो, फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस टाइम आप कोई भी डिविडेंड दे सकते हैं। तो वोल्टर क्या कहना चाहते हैं, तो याद रखना वोल्टर की सीधी परिभाषा क्या है, वोल्टर ने क्या रिलेशनशिप बनाया है। वोल्टर कहता है कि डिविडेंड डिसीजन इंटरलिंक्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी रिटर्न आने वाली है, फर्म कितना रिटर्न कमा सकती है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। फर्म की रिटर्न का मतलब है फर्म कितना कमाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स कितना चाहते हैं। तो अगर R इज ग्रेटर देन KE है तो जीरो डिविडेंड, अगर R इज लेस देन KE है मतलब शेयर होल्डर ज्यादा कमा सकते हैं, फर्म कम कमाएगी, तो सारे का सारा डिविडेंड दे दो, 100% डिविडेंड। अगर R इज इक्वल टू KE है, फर्म भी 10% कमा सकती है उस पैसे का, अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दोगे वो भी 10% कमाएंगे, तो फिर चाहे कोई भी डिविडेंड दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्म की वैल्यू कब बढ़ेगी, अगर रिटर्न ज्यादा आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो फर्म की वैल्यू तब बढ़ेगी जब 0% डिविडेंड दोगे। अगर फर्म की रिटर्न कम आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो सारे का सारा डिविडेंड दे दो, तब फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। अगर रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तब क्या करना चाहिए, चाहे कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। उससे पहले हम लोग अजम्पशंस देख लेते हैं। पहली अजम्पशन ये है वोल्टर मॉडल की, क्योंकि जब भी आप कोई मॉडल लगाते हो तो कुछ आपको अजम्पशंस लेके चलनी होती है। पहली अजम्पशन है इंटरनल फाइनेंसिंग, कि अगर आपको कोई भी पैसे चाहिए, अगर आपको फाइनेंस के लिए कोई भी पैसा चाहिए, तो उसका सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब कि आपको अगर पैसा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस के अंदर से ले सकते हो। वो क्या होगा, आपके पास जो प्रॉफिट है उसका जो रिटेन अर्निंग आपके पास बचेगा। आप बाहर से इक्विटी, डेट, लोन वगैरह नहीं ले सकते। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रिटेन अर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अपने प्रॉफिट को अपने पास रखो या फिर डिविडेंड दे दो। फर्म की जो रिटर्न है R और फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, कि R और K कांस्टेंट रहेगा। रिटर्न कितनी आने वाली है फर्म को और फर्म की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, शेयर होल्डर कितना चाहते हैं और आपको कितना मिलने वाला है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तीसरी एक ही ऑप्शन है बस, या तो 100% पे आउट या फिर 100% रिटेंशन। या तो सारे का सारा डिविडेंड दे दो 100%, या सारे का सारा अपने पास रख लो रिटेंशन 100%। तो 100% ही चलेगा, यूं नहीं है 20% रिटेंशन, 30% अपने पास रख लिया, 70% अपने पास रख लिया, 30% दे दिया। बात चलेगी सिर्फ और सिर्फ 100% में। या तो सारे का सारा दो या सारे का सारा अपने पास रखो, बीच की बात नहीं। बीच की बात का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि 20% डिविडेंड दे दिया, 80% अपने पास रख लिया। क्लियर कट डिसीजन लेना होगा आपको। क्लियर कट डिसीजन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 20-80, 30-70 वाला रेशो नहीं आएगा कभी भी, कि 40% डिविडेंड दे दिया, 60% रिटेन कर, ना ना ना। बात करेंगे सीधी, या तो 100% डिविडेंड देंगे, अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो जीरो ही देंगे, सारे का सारा फिर अपने पास रिटेन अर्निंग रखें। अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट रहेंगे। अर्निंग मान लो 10 रुपए पर शेयर है तो वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो। डिविडेंड पर शेयर भी कांस्टेंट है, आपने डिसाइड कर लिया कि डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर देंगे तो वो हमेशा सेम रहेगा। इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब है कि फर्म के पास बहुत ज्यादा लंबा टाइम है
इनफाइनाइट लाइफ है, परपिचुअल लाइफ है, फर्म लगातार काम करती रहेगी। तो ये कुछ इसकी अजम्पशन है, इस अजम्पशन के बेस पे हम इसको देखेंगे। अजम्पशन दोबारा देख लो, इंटरनल फाइनेंसिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन है, रिटेन अर्निंग का ऑप्शन है। लोन नहीं ले सकते, इक्विटी से इश्यू नहीं कर सकते, डेट नहीं ले सकते। आर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट रहेगा। या तो 100% डिविडेंड दो या 100% अपने पास रखो। टाइम बहुत लंबा है। फॉर्मूला क्या है, वोल्टर ने जो फॉर्मूला निकाला है पी निकालने के लिए, पी क्या है, मार्केट प्राइस। क्योंकि हमें वैल्यू देखनी है ना फर्म की, तो मार्केट प्राइस से पता लगेगा ना वैल्यू तो फर्म की। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या लगाया है इसने, डिविडेंड ले लिया सबसे पहले, डिविडेंड में प्लस कर दिया ये जो आपकी रिटर्न है फर्म की, उसको डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और ये आपका अर्निंग माइनस डिविडेंड। अब ये देखो कि उसने सबसे पहले लिया डिविडेंड, आपने डिविडेंड दे दिया तो डिविडेंड ले लिया, प्लस में जो फर्म को रिटर्न आने वाली है उसको मल्टीप्लाई कर दिया अर्निंग माइनस डिविडेंड से। अब देखो अर्निंग में से अगर डिविडेंड माइनस कर दोगे, मान लो 10 रुपए अर्निंग है, 3 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो 10 में से 3 गया 7, 7 क्या है, रिटेन अर्निंग हो गया ना, जो बिजनेस ने अपने पास रखा है। अब रिटेन अर्निंग, इसको रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं। रिटेन अर्निंग को मल्टीप्लाई कर दिया आर से, जो रिटर्न आने वाली है, और उसको डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो ये दो पोर्शन हो गए, एक तो ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि फर्म, वाल्टर मॉडल दो चीजों को लेके चला है कि फर्म का जो प्राइस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू पे, डिविडेंड को हमने प्रेजेंट वैल्यू में डिफाइन कर दिया, और दूसरा फर्म के कैपिटल गेन के ऊपर, कि अगर फर्म डिविडेंड नहीं देती है तो वो क्या करती है, जो आपको रिटर्न आएगी प्रोजेक्ट के ऊपर अर्निंग माइनस डिविडेंड करके, ये जो आपको कैपिटल गेन होने वाला है फ्यूचर में, उसको भी हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट के लिए डिवाइड कर दिया। तो इधर आपने डिविडेंड ले लिया, इधर आपने ये ले लिया, इन दोनों को हमने प्रेजेंट में डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाय के ही कर दिया। तो ये आगे की बात है, फॉर्मूले को समझने की बात है, बट आप एक बार फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड ले लिया, और जो आप रिटर्न आने वाली है फ्यूचर में उसको भी हमने कैपिटलाइज कर दिया। रिटर्न किसके ऊपर आती है, अर्निंग माइनस डिविडेंड, जो भी आपने रिटेन अर्निंग रखी है उसके ऊपर। इस सारे को कैपिटलाइज करने के लिए डिवाइड बाय के ही कर दिया। तो डी है आपका डिविडेंड पर शेयर, आर है आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट, ई क्या है, अर्निंग पर शेयर, डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एग्जांपल देखिए, आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं, इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी। अलग अलग डिविडेंड अगर आप लेके चलते हो परसेंटेज के अंदर, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फॉर द ग्रोथ फर्म। 3 तरह की फर्म है, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइनिंग फर्म। 3 तरह की फर्म है, इनके ऊपर आपने बताना है कि अलग अलग डिविडेंड की परसेंटेज अगर आप देते हो तो मार्केट प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 0.10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है कि शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कितना रिटर्न चाहते हैं, 10% चाहते हैं वो लोग। अर्निंग पर शेयर कितनी हुई है, 10 रुपए। रेट ऑफ रिटर्न कितनी आने वाली है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आर। ग्रोथ फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट की है हमने वो है 15%, नॉर्मल फर्म की 10%, डिक्लाइनिंग फर्म की 8%। तो अब हमें डिफरेंट डिविडेंड परसेंटेज के ऊपर बताना है कि फर्म की मार्केट प्राइस कितनी आएगी। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप पहले ही समझ सकते हो। देखो हमने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताया था स्टार्टिंग में ही कि वोल्टर क्या कहता है, वोल्टर कहता है कि अगर फर्म की रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो क्या करना चाहिए, 100% रिटेन अर्निंग होनी चाहिए, 0% डिविडेंड होना चाहिए।
तब मार्केट प्राइस क्या आएगी, हाईएस्ट होगी, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। इफ आर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तब क्या करना चाहिए, 100% डिविडेंड देना चाहिए और 0% क्या होना चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग। अगर जो फर्म रिटर्न कमाने वाली है वो इक्वल है शेयर होल्डर की कॉस्ट के, फिर चाहे आप कोई भी डिविडेंड दो, फर्म की मार्केट प्राइस, फर्म का जो शेयर होल्डर की जो मार्केट वैल्यू है शेयर की, वो सेम बनी रहेगी। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हाईएस्ट होगा जब आप 0% डिविडेंड दोगे, इफ आर इज ग्रेटर देन के। अब हमने क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ फर्म ली है, ग्रोथ फर्म की आर कितनी है, 0.15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10%, तो 15% ज्यादा है 10 से, तो सारे का सारा क्या कर देना चाहिए, रिटेन अर्निंग करना चाहिए, 0% डिविडेंड होना चाहिए। डिक्लाइनिंग फर्म, ये हो गया ग्रोथ फर्म के लिए, ये हो गया डिक्लाइनिंग फर्म के लिए, क्योंकि डिक्लाइनिंग फर्म में 8% रिटर्न आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो सारे का सारा क्या कर लेना चाहिए, डिविडेंड दे देना चाहिए, तब मार्केट प्राइस हाईएस्ट आएगी। ये हो गई नॉर्मल फर्म। नॉर्मल फर्म कौन सी होती है, जिसमें रिटर्न इक्वल आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। ये भी 0.10 है, ये भी 0.10 है, फिर चाहे आप कोई भी डिविडेंड दो, मार्केट प्राइस सेम बना रहेगा। क्लियर है? तो हम ग्रोथ फर्म को लेके चल रहे हैं, आर इज ग्रेटर देन के। आर आपको दिख ही रहा है 15% है, के 10% है, अर्निंग 10 है। फॉर्मूला क्या था वॉल्टर का, डिविडेंड प्लस आर डिवाइड बाय के ई, अर्निंग माइनस डिविडेंड, सारे को हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। तो अगर आप इफ यू आर पेइंग, अब हम अलग अलग डिविडेंड परसेंटेज को देखेंगे। अब ग्रोथ फर्म के अंदर हम अलग अलग परसेंटेज को लेके चलेंगे कि जब आप डिविडेंड 0% देते हो, 25%, 50%, 75% या 100%। अब आप डिविडेंड 0 देके देखो, अगर आप 0 डिविडेंड देते हो, इफ 0 डिविडेंड इज देयर, तो फर्म की वैल्यू क्या आएगी, मार्केट प्राइस क्या आएगी, डिविडेंड 0 प्लस आर क्या है 0.15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10, अर्निंग 10 है, डिविडेंड कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 0.10, तो फर्म का मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा, फर्म का मार्केट प्राइस आ जाएगा, जो कि आप देखोगे अपनी बुक के अंदर 150 रुपए, वो कितना आ जाएगा 150 रुपए। तो अगर आप 0 डिविडेंड देते हो तो फर्म का जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आया वो कितना आया, 150 रुपए। अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्म का डिविडेंड करता हूं 25%। इफ यू आर गिविंग 25% डिविडेंड, 25% डिविडेंड का क्या मतलब हो गया, 20 कर लो, चलो 20 कर लो, तो 10 का 20% कितना हो गया, 2 रुपए, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 2 रुपए। अब अगर सेम हम वही फार्मूला लगाएं, अब आप क्या कर रहे हो, आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, 25%, 25 कर लो। नाउ यू आर गिविंग डिविडेंड 25%, मतलब 2.5 रुपीज। तो फर्म की मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, डिविडेंड प्लस आर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग माइनस डिविडेंड को सारे को कैपिटलाइज करके अर्निंग कर, तो डिविडेंड कितना हो गया 2.5 प्लस रिटर्न कितनी है इतनी, कॉस्ट इतनी, अर्निंग 10 रुपए, ये 2.5 डिवाइड कर दिया सारे को 0.10 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 137.5। अब अगर मान लो आप डिविडेंड देते हो 50%, तो ये हो जाएगा 5 रुपए, इधर आपका आ जाएगा 5 रुपए, इधर भी 10 में से 5, वैल्यू आ जाएगी 125 रुपए। अगर आप 75% देते हो तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5, ये सारा आपकी वैल्यू आ जाएगी 112.5। अगर आप 100% डिविडेंड देते हो तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे जब वैल्यू आ जाएगी 100 रुपए। तो इस तरह से हम ग्रोथ फर्म में देखेंगे, अगर तो ग्रोथ फर्म में जब आप अलग अलग डिविडेंड दोगे, मतलब कि जब आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो रखा 0%, 25, 50, 75 और 100, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं कि जब R इज ग्रेटर देन K होता है
तो सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होता है कि 100% रिटेन अर्निंग हो, 0% डिविडेंड हो। मैं पहले बता रहा हूं आपको कि 0% डिविडेंड के ऊपर आपका मार्केट प्राइस हाईएस्ट आएगा। देख लेना, 0% के ऊपर हमने जब प्राइस निकाला उसकी वैल्यू आई थी 150, इसकी 137.5, इसकी 125, इसकी 12, इसकी 100। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहां मिली हमें, प्राइस कहां मिला, यहां मिला। तो बात क्लियर है कि अगर ग्रोथ फर्म है, आर अगर ग्रेटर देन के है, तो क्या करना चाहिए, सारे की सारी रिटेन अर्निंग करनी चाहिए। डिविडेंड कितना होना चाहिए, 0%। अब बात करते हैं नॉर्मल फर्म की। नॉर्मल फर्म कौन सी होती है, जब आर इज इक्वल टू के, रिटर्न भी 10%, कॉस्ट भी 10%। तब जब आप डिविडेंड दोगे ना, 0% डिविडेंड पे फर्म की वैल्यू, 25% पे, 50 पे, 75% पे और 100% पे, तब आप वो फार्मूला लगा करके जब वैल्यू निकालोगे तो हर एक में वैल्यू 100 रुपये आएगी। इसका मतलब आप चाहे 0% डिविडेंड दो, चाहे 75%, चाहे 100%, चाहे 50, चाहे 20, कुछ भी दो, फर्म की वैल्यू क्या बनी रहेगी, सेम, क्योंकि आपका आर क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है। तीसरी बात, डिक्लाइनिंग फर्म, व्हेन आर इज लेस देन के, आर आपका 8% है, के आपका 10% है, मतलब फर्म कितनी रिटर्न कमा सकती है, 8, शेयर होल्डर कितनी कमा सकते हैं, 10। क्या करना चाहिए इस केस में, 100% डिविडेंड दे देना चाहिए, किसको, शेयर होल्डर्स को, ताकि वो अपना पैसा ज्यादा कमा लें फर्म के मुकाबले। तो इस केस में जब आप 0% डिविडेंड के ऊपर मार्केट प्राइस निकालोगे, 25 पे, 50 पे, 75 पे और 100 पे, तो आप देखोगे कि 0% डिविडेंड के ऊपर आपको प्राइस मिलेगी 80, यहाँ पे 85, 90, 95 और 100। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आई, 100% डिविडेंड के ऊपर। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि व्हेन आर इज लेस देन के, तो क्या करना चाहिए, सारे का सारा डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देना चाहिए। अब इसको आप देख सकते हो इस चार्ट के थ्रू। ग्रोथ फर्म व्हेन आर इज मोर देन के, आर 15% है, कॉस्ट 10% है, तो इस केस के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू कब बनेगी, जब आपका डिविडेंड 0 होगा। ये रहा, देखो सबसे कम यहां आई है, क्योंकि जब आर आपकी ग्रेटर देन के है, तो सारे का सारा आपको क्या करना चाहिए, फर्म को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि फर्म ज्यादा कमा रही है। तो यहां वैल्यू सबसे ज्यादा आई। नॉर्मल फर्म जब आर और के इक्वल है, तो इस केस में आप चाहे कितना भी डिविडेंड दो, 0%, 25%, 50, 75, 100, फर्म की वैल्यू सेम रहेगी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर सेम रहेगा। डिक्लाइनिंग फर्म कौन सी होती है, व्हेन आर इज लेस देन के, रिटर्न आ रही है 8%, कॉस्ट आ रही है 10%, तो इस केस के अंदर आपको सारे का सारा डिविडेंड देना चाहिए, तब आपकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। यहां देखो डिविडेंड दिया आपने 100%, वैल्यू आ गई हाईएस्ट, यहां सबसे कम। तो क्लियर है फंडा, व्हेन आर इज मोर देन के, सारे का सारा अपने पास रख लो। व्हेन आर इज लेस देन के, सारे का सारा डिविडेंड दे दो। व्हेन आर इज इक्वल टू के, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात इसमें चल रही है। ग्रोइंग फर्म में जब आर इज मोर देन के, तो व्हेन आर इज मोर देन के, तो आपको क्या करना चाहिए, 100% रिटेन अर्निंग होनी चाहिए, नो डिविडेंड शुड बी देयर। तो इस केस में अगर आप डिविडेंड दोगे आर इज इक्वल टू के में, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर घटेगी, और अगर आप डिविडेंड कम दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगी। व्हेन आर इज इक्वल टू के, वैल्यू ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे डिविडेंड ज्यादा दो चाहे डिविडेंड कम दो। जब रिटर्न इज लेस देन के, जब कंपनी रिटर्न कम कमा रही है शेयर होल्डर से, तो उस केस में सारे का सारा क्या कर देना चाहिए, डिविडेंड दे देना चाहिए। अगर आप डिविडेंड दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगी, अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे, सारे का सारा अपने पास रखोगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ कम होगी। तो इसको आप पढ़ लेना आराम से, बहुत ही सिंपल पॉलिसी है।
अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म। वाल्टर मॉडल की प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन है कि उसने अजम्पशन ली थी कि कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होगी, मतलब कि सारे का सारा रिटेन अर्निंग ही लेना है। बट ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोन भी ले सकते हो, डेब्ट भी ले सकते हो, इक्विटी भी ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर भी ले सकते हो। तो बिना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे लोगे? दूसरा ये कहता था कि आर जो आपका है वो सेम रहता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम रहती है। इसने अजम्पशन ली थी, बट फर्म की रेट ऑफ रिटर्न जो है हमेशा सेम नहीं रहती, बल्कि फैक्ट ये है कि आर जो है वो आपकी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आर आपकी कभी कांस्टेंट नहीं रहती बेटा, क्योंकि आर तो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो जो जो आपने कोई पता नहीं है कि आर आपकी कांस्टेंट रहेगी या नहीं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे ही फर्म का रिस्क बढ़ता है वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाती है। तो 3 इसकी लिमिटेशन है बेटा। क्वेश्चन अगर आए तो 3 लिख देना। पहला तो ये है कि कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, ये अजम्पशन गलत है। दूसरा ये है कि जो कांस्टेंट आर और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेके चले थे, ये भी गलत है। तो दिस वाज द मॉडल ऑफ द वाल्टर मॉडल, जिसमें उसने ये बताया कि फर्म का डिविडेंड और फर्म की मार्केट वैल्यू आपस में लिंक्ड है, और ये किस बात पर डिपेंड करता है कि फर्म की आर कितनी है और फर्म की कॉस्ट कितनी है। आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। I hope you got the point. Thank you so much.